बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक स्लाइड में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये बात पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने गैसियस स्टेट के बारे में और गैस लॉज के बारे में पढ़ा था। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते होते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैसियस स्टेट, यानी मैटर या मादा की वो हालत जिसकी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम ना हो उसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादा की वो हालत जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, यानी उसको मेजर करने के लिए आप उसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप किसी यूनिट को, किसी पैरामीटर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी वेसल में आप डालेंगे वो उसी की शेप एडॉप्ट कर लेगा। जैसे हम अगर लिक्विड की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिक्विड की जो है वो हमारे पास वाटर होता है। अगर आप वाटर को दें तो वाटर को ग्लास में डालेंगे तो वाटर ग्लास में ग्लास की तरह हो जाता है, यानी ग्लास वाली शेप अडॉप्ट कर लेता है। बॉटल में डालते हैं, बॉटल वाली शेप अडॉप्ट कर लेता है। आप उसको जग में डालते हैं, जग वाली शेप अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन उसका जो यूनिट है, अगर आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है तो 1 लीटर ऑफ वाटर जग में भी 1 लीटर ही रहेगा, ग्लासेस में डालेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा, बॉटल में डालेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक रहेगा, वो डेफिनेट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन उसकी शेप चेंज होती रहेगी। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें सबसे पहली है जी कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, इसी वजह से ये इवेपोरेशन और डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इंटरमीडिएट बिटवीन द गैसेज एंड लिक्विड हैं, गैसेज एंड सॉलिड्स हैं, यानी लिक्विड में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो गैसेज और सॉलिड्स के दरमियान की हैं। गैसेज में बहुत कम होती हैं, सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनमें इंटरमीडिएट है, यानी दरमियानी जो है वो दरमियानी तरह की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। इसके अलावा जो गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होते हैं, यानी इनकी दरमियान खाली जगह बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें कंप्रेस भी नहीं कर सकते, बस थोड़ा से कंप्रेस होते हैं, उससे ज्यादा इनकी कंप्रेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इवेपोरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इवेपोरेशन को हम डिफाइन करते हैं द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, खुद से कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है H2O लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर है और आप इसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 40 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इवेपोरेशन का प्रोसेस होता क्या है, कैसे है, या इवेपोरेशन का मैकेनिज्म क्या है? तो स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने मैं एक बीकर लेता हूं, लेट अस सपोज इसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है। हम लिक्विड को इस तरीके से जाहिर करते होते हैं, कहते हैं हमने अभी बात पढ़ी है ऊपर प्रॉपर्टीज में कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन मोशन। जब ये मोशन में है तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जो मोशन की वजह से जब ये मूव कर रहे हैं तो आपस में इनके दरमियान कुलियन हुआ है। इस कुलियन की वजह से इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज कर जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज करती है तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे आके ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। यही बात हमने लिखी है कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मेजॉरिटी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो एवरेज होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है वो सरफेस पे आते हैं और यहां से एस्केप कर जाते हैं इनटू द गैसियस स्टेट, या गैसियस स्टेट में यहां से लीव कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन या जस्टिफाई द स्टेटमेंट, या इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जस्टिफाई या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इनको जरा देखिएगा। देखिए, इवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखिए, इवेपोरेशन का प्रोसेस हर वक्त हो रहा होता है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। अब हम जब इवेपोरेशन को स्टडी करते हैं तो हमारा तमाम तर फोकस होता है लिक्विड स्टेट में वाटर के ऊपर। हम कहते हैं वाटर तो इवेपोरेट हुआ ही नहीं है। अगर हम बाकी लिक्विड्स को कंसिडर करें जो
लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं लाइक ईथर हो गया, आपके पास मिट्टी का तेल, पेट्रोल हो गया, या आपके पास जो एथेनॉल का मिक्सचर हमारे पास आता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, या सादा स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, इनको अगर हम देखें तो ये इनमें बहुत अच्छे से एवेपोरेशन को हम का फिनोमेनन को हम समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भी लिक्विड है, चाहे वो वाटर है चाहे वो कोई और लिक्विड है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मोशनलेस नहीं है, वो हर वक्त मूव कर रहे हैं, और जब वो मोशन शो करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अब जब टकराते हैं तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज हो जाती है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वाटर में चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए हमें इवेपोरेशन इतनी आसानी से समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अगर हम अपने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा मिथाइलेटेड स्पिरिट रखें तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद वो उड़ जाएगा। अब अगर ये स्पिरिट आप सर्दियों में हाथ पे रख के एक्सपेरिमेंट कर लें, गर्मियों में रख के कर लें, ये स्पिरिट दोनों सूरतों में इवेपोरेट होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है, इसलिए इसमें इवेपोरेशन को ऑब्जर्व करना ईजी है। जब आप अपने हाथ की हथेली पे मिथाइलेटेड स्पिरिट डालेंगे तो आपके हाथ की हथेली से स्पिरिट जब इवेपोरेट करेगा तो आप इवेपोरेट करेगा। अब इस इवेपोरेशन के दौरान आपको कूलिंग का भी इफेक्ट नजर आएगा, वो हम अगली क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो अब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो रुकता नहीं है। अब गर्मियों में और सर्दियों में इवेपोरेशन का क्या फर्क होगा? अगर आपने जितनी क्वांटिटी में अभी अपनी हथेली पे मिथाइलेटेड स्पिरिट डाला है, अगर ये 10 सेकंड में उड़ता है तो आप अगर गर्मियों में डालेंगे जून जुलाई में तो वो 5 सेकंड में या 4 सेकंड में उड़ेगा। सिर्फ फर्क ये होगा इवेपोरेशन दोनों सूरतों में हो रही है, कम टेम्परेचर पे भी हो रही है, हाई टेम्परेचर पे भी हो रही है, सिर्फ स्पीड या रेट ऑफ द इवेपोरेशन में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके चले जाते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो स्लाइड है इसमें देखा मैंने आपको ये बात समझाई है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। जब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, जब वो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल सिस्टम में से निकलेंगे तो सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी। इस एनर्जी लॉस को पूरा करने के लिए सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल कर जाता है और हम कहते हैं हमारे पास कूलिंग हुई है, यानी ठंडक पैदा हुई है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है? सबसे पहला है सरफेस एरिया। आप 1 लीटर पेट्रोल लें स्टूडेंट्स, उसको जग में डालें और 1 लीटर पेट्रोल को आप परात में डाल दें आपके पास, और आप उसे ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो परात में डला हुआ लिक्विड है, जो पेट्रोल है, वो जल्दी इवेपोरेट करेगा एज कंपेयर टू जग, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इन कांटेक्ट आएंगे विद एयर और वो इजिली इवेपोरेट करेंगे। तो इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितनी आपके पास सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन कम होगी। नंबर 2 है टेम्परेचर। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ROE कर लेते हैं जी हम इसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा जी टेम्परेचर। देखें स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल आसानी से उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उनको ओवरकम करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है। तीसरी चीज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन मुश्किल से होगी, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको एक मिनट ठीक कर देता हूँ। ये आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग हैं तो उस वक्त आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुश्किल से वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो वो जो वीक फोर्सेज हैं उनको मॉलिक्यूल आसानी से ओवरकम करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। अब इस टॉपिक को अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इवेपोरेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 3 बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये भी पूछा जा सकता है। इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये भी पूछा जा सकता है। और हाउ इवेपोरेशन अकर्स, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेशन, तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।